नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इस पे बेस बच्चा 3 पार्ट्स हैं इसके, वन बाय वन हम ईच पार्ट का आंसर करेंगे। अब केस स्टडी क्या है इसे ध्यान से समझना। इसमें लिखा है मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस। मिस शीला एक स्टोर में विजिट करती है जो उसके घर के पास है, एंड फाउंड दैट, और वो पाती है कि उसको देखती है कि कुछ ग्लास जार्स हैं आर अरेंज वन अबव द अदर। कुछ ग्लास जार्स, कुछ इस तरह के ग्लास जार्स हैं, मैं भी एक ग्लास जार ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे ग्लास जार्स हैं, वो अरेंज है एक स्पेसिफिक पैटर्न में। वो पैटर्न क्या है नेक्स्ट लाइन में हमें बताया गया है। इसमें लिखा ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स। टॉप लेयर यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर में 3 जार्स हैं। कितने जार्स है बच्चा? 3 जार्स। इन द नेक्स्ट लेयर, ये टॉप लेयर होगी 3 जार्स, उसके नीचे वाली लेयर यानी कि नेक्स्ट लेयर में कितने जार्स हैं? 6 जार्स हैं। ओके, एंड इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप, अब टॉप से ही बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर में 6 जार्स, अब थर्ड लेयर में कितने जार्स हैं? 9 जार्स हैं। ओके, ऐसे करते करते टोटल 8th लेयर तक जाते हैं। 9 जार्स के बाद मान देखो बच्चा 3 जार्स बढ़ते जा रहे हैं, तो 12 जार्स होंगे, और ऐसे टोटल कितनी लेयर्स हैं? 8 लेयर्स। यहां तक 4th लेयर हो गई, 5th लेयर, 6th लेयर, 7th लेयर और 8th लेयर तक है। कितनी लेयर तक है? 8 लेयर। ये अभी आपको माइंड में रखना है, टिल द 8th लेयर। अब केस स्टडी तो हमें ये दिया है, अब केस स्टडी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इसमें लिखा है राइट एन एपी। हमें एक एपी लिखनी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी है। उस टर्म्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जार्स, जिसकी टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ जार्स इन द डिफरेंट लेयर, जो डिफरेंट लेयर्स में जार्स है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, टॉप से स्टार्ट करके जो नंबर ऑफ जार्स हैं इस डिफरेंट लेयर्स में, उसको उनसे एक एपी बनानी है। ठीक है, और साथ में उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो बच्चा, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, फर्स्ट लेयर में कितने जार्स है? 3 जार्स, यानी कि ये जो 3 होगा ना, ये फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी होगा, यानी कि ए या A1 क्या रहेगा? 3। अब सेकंड लेयर में फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकंड लेयर में 6 जार्स है, थर्ड लेयर में 9 है, और फोर्थ लेयर में 12 होंगे। ऐसे 3 जार्स बढ़ते जाएंगे एंड सो ऑन। और टोटल कितनी लेयर्स हैं जो क्वेश्चन में मेंशन है? 8 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स है बच्चा? 8 लेयर्स। ठीक है, तो 8 लेयर्स हैं, तो 8 लेयर्स तक ये जार्स अरेंज हो रखे हैं, तो ये एपी तो फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चा? दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो टर्म्स एक के बाद एक आती, कोई भी हो, उनको माइनस कर दो। और ये ध्यान रखना, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, यानी कि अगली वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। जैसे कि ये ए है, फर्स्ट टर्म को हम ए लेते हैं, सेकंड टर्म A2, A3 है, ये A4 है, और ऐसे A8 तक है। तो हमें जब कॉमन डिफरेंस लेना होगा ना, या तो A3 माइनस A2 कर सकते हैं, या A4 माइनस A3 कर सकते हैं, या A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं। A1 या A एक ही बात है, लेकिन ये ध्यान रखना कि A2 माइनस A3 मत करना। हमेशा आगे वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म, पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। तो हम A3 माइनस A2 से ले लेते हैं D। तो D A3 कितना बचा? 9, और A2 6 है। आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म के से कॉमन डिफरेंस ले सकते हो, लगातार वाली दो टर्म्स के बीच में। 9 माइनस 6 3, तो 3 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आगे पढ़ते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स। क्या ये पॉसिबल है कि किसी लेयर में 34 जार्स आ जाए? इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, अगर इस पैटर्न को हम आगे भी कंटिन्यू करें, इवन 8th लेयर के बाद भी कंटिन्यू करके देखें, तो क्या ऐसी कोई लेयर आएगी जिसमें 34 जार्स अरेंज हो सके? ठीक है, और जस्टिफाई योर आंसर, और हमें आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी कि अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो बच्चा 34 जार्स किसी भी लेयर में हो सकते हैं, यानी कि nth लेयर में हम मान लेते हैं कि 34 जार्स हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि इस लेयर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वो कितने जार्स कह रहे हैं हम? 34 जार्स। ये पॉसिबल है या नहीं? अभी मैंने ये लिख दिया, इसको मैं क्रॉस करूंगा या टिक करूंगा, ये भी बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना 34 nth टर्म है, यानी कि an वाली टर्म है, an है ये। an को हम किसके इक्वल लिखेंगे? 34 के इक्वल, क्योंकि ये nth टर्म है। जैसे ये A1 3 थी, A2 6 थी, तो ऐसे करते करते nth टर्म यानी कि an हमारा 34 है। अब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे और n फाइंड करेंगे, और n फाइंड करने के बाद अगर n पॉजिटिव इंटीजर आता है, यानी कि नेचुरल नंबर में आ जाता है, 1 2 3 4 5 6, कोई ऐसा नंबर आता है, तो हम कहेंगे कि 34 जार्स पॉसिबल है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता या पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता, तो हम कहेंगे 34 जार्स आर नॉट पॉसिबल। तो हम करके देखते हैं बच्चा। nth टर्म यानी कि an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इज इक्वल टू 34। सो बच्चा फर्स्ट टर्म ऑफ AP यानी कि a क्या है? 3 है, तो इधर हम 3 लिख देंगे, प्लस
इधर n माइनस वन में n को हम n ही रहने देंगे क्योंकि n हमें फाइंड करके देखना है, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, वो हमने क्या फाइंड किया बचा 3 फाइंड किया, तो यहाँ पर 3 आएगा और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 34। अब नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को n के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा जो ये 3 है ना इसको आप 34 के साथ शिफ्ट कर दो, तो क्या इक्वेशन रह जाएगी n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 34 माइनस 3। ओके, क्योंकि बच्चा जो ये प्लस 3 है एलएचएस से आरएचएस में जाने पे माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ 34 माइनस 3 इसलिए हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 34 माइनस 3 इज 31। अब n माइनस वन को हम यही लिखेंगे, और जो ये मल्टीप्लाई बाय 3 है ना ये एलएचएस से आरएचएस में जाने पे डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि 31 अपॉन 3 हो जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 31 अपॉन 3 हो गया। अब n की वैल्यू क्या होगी बच्चा, जो ये माइनस वन है ना इसको हम 31 अपॉन 3 के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो 31 अपॉन 3 इधर माइनस वन आरएचएस में जाने पे ये प्लस 1 हो जाएगा। सो n की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। ओके, अब देखो बच्चा 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, तो हम 31 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 31 हो जाएगा, इधर 31 आ जाएगा, और 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो हम न्यूमरेटर में जो 1 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 31 प्लस 3 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 34 अपॉन 3। क्या हमारा n पॉजिटिव इंटीजर आया, यहाँ पे नेचुरल नंबर आया, नो। ठीक है, सो बच्चा हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर therefore it is not possible to arrange 34 jars in any layer। तो किसी भी लेयर में बच्चा 34 जार्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो इस तरह से बच्चा हमने सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, पहले हम चॉइस ए सॉल्व करेंगे देन चॉइस बी। तो चॉइस ए रीड करते हैं बच्चा, इसमें लिखा है देयर आर n नंबर ऑफ रोज। अब इधर n नंबर ऑफ रोज हो यानी कि हमें n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना पता हो, जैसे n2 है 3 है या 8 है, हम ये मान के चल रहे हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ रोज है, कि n को हम n ही मान के चलते हैं एक तरह से इन अ लेयर, किसी लेयर में। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन जो होता है ना बच्चा वेरिएबल की फॉर्म में ही होता है, लाइक n की फॉर्म में आएगा। फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस टोटल नंबर ऑफ जार्स, टोटल पे फोकस करना। टोटल मींस इन सब जितने भी जार्स है, जैसे फर्स्ट लेयर में टॉप लेयर में 3 जार्स, सेकंड लेयर में 6, थर्ड लेयर में 9, इनको सबको प्लस करके n लेयर तक कितने जार्स है, यानी कि 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस आगे करते जाएं सभी लेयर्स के जार्स को n लेयर्स तक, तो उनमें कितने जार्स होंगे वो उसको रिप्रेजेंट करते हुए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, और उसके एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आगे लिखना है हेंस फाइंड S8। S8 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एपी निकालनी है। तो बच्चा एक तो ये हो सकता है कि हम सभी एक एक टर्म निकाल लें और उनको ऐड कर लें, लेकिन वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको, इस समस्या को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एपी में एक फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म का, वो था Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ओके, तो हमें पहले क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ जार्स इन n नंबर ऑफ रोज, यानी कि हम n को तो n ही रखेंगे पहले, जैसे देखो Sn में n को n रखा, n/2 में भी n की जगह n ही रहेगा। 2a क्या बचा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी विच इज 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अगेन n माइनस 1 में भी n को n ही रखेंगे क्योंकि हमें n की टर्म में आंसर निकालना है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, और d हमने क्या फाइंड किया था, देखो बच्चा कॉमन डिफरेंस 3 फाइंड किया था, तो d की जगह हम 3 ले लेंगे। फाइन, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो है n की टर्म में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो n/2, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा बच्चा 6, प्लस और जो ये 3 है ना बच्चा इस n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, तो ये हो जाएगा प्लस 3n माइनस 3। ओके, अब इज इक्वल टू n/2 और ये 6 और ये माइनस 3 लाइक टर्म्स है, 6 माइनस 3 क्या होगा बच्चा 3 होगा, 3 प्लस 3n। ओके, नेक्स्ट अब क्या करो बच्चा, इस दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर 3 कॉमन है, तो टेक 3 कॉमन, और 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, 3n हो जाएगा इधर, 3n का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, जब हम इस 3 में से 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 1 द 3 होता है तो यहाँ 1 बचेगा, और 3n में से 3 ले लिया क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय n 3n होता है, तो 3 तो हमने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा n। तो हमारा आंसर हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर n ना हो, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जार्स क्या होंगे, वो इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होंगे, 3n/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस n।
अब आगे लिखा हमें S8 फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। ओके, लेकिन अगर हमें ये S8 डायरेक्ट फाइंड करने को कहते हैं ना, तो हम इधर n की जगह 8 लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी हमें इस एक्सप्रेशन को यूज करके S8 फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे बच्चा, S8 इज इक्वल टू, हम n की जगह 8 डाल देंगे, जो हमारा ये आंसर आया ना इसमें n की जगह 8 डाल देंगे, जहां जहां n है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 2, 1 प्लस, इधर भी n की जगह 1 प्लस n है ना, तो n की जगह 8 आ जाएगा, 1 प्लस 8। देखो बच्चा, ये 8 और 2 कट हो जाएंगे, तो इधर 4 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, और 2 को 2 से किया 1। तो S8 हमारा क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 अपॉन 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, तो हम इधर 12 रहने देंगे। और 1 प्लस 8 क्या होगा बच्चा, 9 होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9, सो हमारा S8 होगा 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 108। तो S8 यानी कि टोटल नंबर ऑफ जार्स इन 8 लेयर्स कितने हैं, 108 है। ओके, तो इस तरह से बच्चा हमने थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व कर ली है। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस, यानी कि चॉइस बी। इसमें हमें बोला था शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। अब शॉपकीपर क्या करता है, हर लेयर में 3 जार्स ऐड कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि टॉप मोस्ट लेयर यानी कि फर्स्ट लेयर में 3 जार्स बढ़ाए उसने, तो 3 प्लस 3, टॉप मोस्ट लेयर में यानी कि फर्स्ट लेयर में उसकी टॉप से 6 जार्स हो गए। ऐसे ही सेकंड लेयर में फ्रॉम द टॉप वो 3 जार्स ऐड कर देता है और बढ़ा देता है, तो अब सेकंड लेयर फ्रॉम द टॉप कितने जार्स हो गए बच्चा, 9। इसी तरह से थर्ड लेयर में भी वो 3 जार्स और जोड़ देता है, तो 9 प्लस 3 12। तो इस तरह से वो बच्चा 3 जार्स हर एक लेयर में जोड़ता है। ठीक है, तो अब एपी क्या फॉर्म हुई, न्यू एपी, तो 6, फर्स्ट टर्म 6 हो गई एपी की, सेकंड टर्म 9 हो गई, और थर्ड टर्म 12 हो गई, एंड सो ऑन अप टू 8th टर्म तक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ मेनी जार्स आर देयर इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। टॉप से 5th लेयर में कितने जार्स होंगे, नंबर ऑफ जार्स कितने होंगे। देखो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 क्या है, 6 है, A1 6 के इक्वल है, A2 9 जार्स के इक्वल है, और A3 12 जार्स के इक्वल है। तो हमें ये फाइंड करना है कि A5 में कितने जार्स होंगे, यानी कि 5th लेयर में कितने जार्स होंगे, उसके लिए हम A5 फाइंड करेंगे। तो A5 के लिए हम AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है बच्चा A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखो बच्चा, A5 में N की जगह 5 लिखा, A यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP 6 हो गई, N 5 लेंगे क्योंकि N की जगह हमने 5 यानी कि 5th लेयर में निकालने नंबर ऑफ जार्स, 5 माइनस 1। अब D क्या होगा, D होगा बच्चा कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस, जैसे कि मैंने बताया हुआ है अभी, जैसे ये A हो गया, A2 A3 है, तो A3 माइनस A2 कर लो या A2 माइनस A कर लो। तो अब A3 माइनस A2 करते हैं तो हमें मिलता है 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस देखो बच्चा अभी भी 3 रहा, और अगर आप A2 माइनस A भी करोगे तो भी बच्चा 3 मिलेगा, जैसे 9 माइनस 6 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो गया, तो D की जगह हम 3 लिख देंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं बच्चा, 6 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई बाय 3 6, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, तो 6 प्लस 12 हो जाएगा, एंड 6 प्लस 12 इज 18। सो देयर आर 18 जार्स इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। सो इस तरह से बच्चा हमने क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 भी एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसकी केस स्टडी में क्या गिवन है इसको ध्यान से समझना है हमें, तो रीड करते हैं केस स्टडी। इसमें लिखा है ट्रायंगल इज अ पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट शेप है जो इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग यानी कि अलमीरा की डिजाइनिंग, शेल्फ की डिजाइनिंग, जो घरों में हाउस होल्ड में होती है बच्चा जनरली। तो आगे लिखा था पिक्चर गिवन अबव शोज अ कैबिनेट। जो एक पिक्चर है, एक कैबिनेट शो कर रहा है। कैबिनेट एक अलमीरा टाइप है जो ट्रायंगुलर शेप में है, डिजाइन बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर। और इसको किसने डिजाइन किया, एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर है उसने डिजाइन किया है। और आगे लिखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ध्यान से रीड करना बच्चा। हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी जो है ना लार्जेस्ट ट्रायंगल है इस कैबिनेट का। देखो बच्चा ये जो पॉइंटर पे ध्यान देना, ये जो है लार्जेस्ट ट्रायंगल एबीसी है। इसको अगर मैं नेम दे दूं तो ये एबीसी हो गया, और इसको अलग से यहाँ ड्रॉ कर दिया गया उसका स्केच। तो लार्जेस्ट ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी है। और आगे लिखा स्मॉलेस्ट वन इज द शेल्फ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल डीईएफ। और छोटा ट्रायंगल ये वाला है, देखो बच्चा ट्रायंगल डीईएफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल है, तो ये कौन सा है, ट्रायंगल डीईएफ। और इसमें ये कहा है कि PQ इज पैरेलल टू EF। इसका रफ स्केच देखो बच्चा इधर है, ट्रायंगल डीईएफ, और उसमें PQ देखो PQ ये हो गई,
और यहाँ पर अगर देखिए तो पी क्यू ये वाली शेल्फ है, तो पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है स्मॉलेस्ट ट्रायंगल में, और लार्जेस्ट ट्रायंगल एबीसी हमें मेंशन है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो इस केस स्टडी में यूज होने वाला है, वो ये है बच्चा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल डीपीक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। देखो बच्चा, इस वाले ट्रायंगल में ही हम फोकस करेंगे, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल को भी रोल नहीं है इसको प्रूव करने में। तो ध्यान से समझना बच्चा, कैसे प्रूव करेंगे डीपीक्यू को ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर। अगर हम इस वाली फिगर पे फोकस करें, पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, तो इसमें ट्रायंगल डीपीक्यू कौन सा है, देखो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये वाला, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल। और डीईएफ कौन सा है, ये बिगर वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। सबसे पहले बच्चा ध्यान दो, जो एंगल डी है वो ट्रायंगल डीपीक्यू का भी पार्ट है और ट्रायंगल डीईएफ का भी पार्ट है। तो एंगल डी दोनों में कॉमन है, तो वी कैन राइट कि एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कॉमन बोथ द ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है। ओके, तो ये कॉमन एंगल इक्वल होंगे। अब अगर एक पार्ट और आ जाए ना, एक एंगल और आ जाए कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, एक और पार्ट आ जाए जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, तो ए सिमिलरिटी से हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। वो कौन सा पार्ट होगा, ध्यान देना बच्चा। अब देखो, जैसे कि हमें पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है, मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब अगर यहां से एक ट्रांसवर्सल जाए, ये मान लो एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट करती हुई जा रही है, तो अगर फिगर में देखिए, हम एक्चुअल फिगर में पी क्यू पैरेलल टू ई एफ में ट्रांसवर्सल कौन सी है बच्चा, ये वाली लाइन, पीई लाइन कह लो या डीई लाइन कह लो। तो इसमें ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान होती है, वो एफ शेप में होते हैं, कैसा भी, उल्टा या सीधा एफ। जैसे कि इस केस में ऐसा है, ये एफ उल्टा करके देखो ऐसे रखा हुआ है, किसी भी तरह का एफ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो एफ के एक अंदर वाला एंगल और एक यहाँ बाहर वाला एंगल। जैसे कि हम इस फिगर में अंदर वाला एंगल उल्टा एफ रखा हुआ है हमने, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये दोनों कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, ये, इसे एंगल 1 मार्क कर लेते हैं बच्चा, इसे 2 मार्क कर लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज PQ इज पैरेलल टू EF। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय AA सिमिलरिटी, क्योंकि टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल आ गए, तो ये AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो इस तरह से बच्चा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट ध्यान से समझना, इसमें हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। इसमें देखो बच्चा, हमें कहा है कि डीपी, इस वाली फिगर पे ध्यान देना, डीपी इज 50 सेंटीमीटर, डीपी इसी फिगर में ही है ना, एंड पीई इज 70 सेंटीमीटर, और पीई कितना है, 70 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है पीक्यू अपॉन ईएफ की वैल्यू, कि पीक्यू अपॉन ईएफ क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए बच्चा हमें डी की रिक्वायरमेंट होगी, अभी आपको पता चलेगा, मैं डी फाइंड कर रहा हूँ कि डी की क्यों रिक्वायरमेंट होगी, अभी आपको आगे पता चलेगा। अब डी क्या होगा बच्चा, डीपी प्लस पीई, तो 50 प्लस 70 120 सेंटीमीटर डी हो जाएगा। अब जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल डीपीक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए ना, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ओके, तो ये माइंड में रखना है। तो बच्चा आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर ले, पहले ट्रायंगल डीपीक्यू की डीपी साइड ले लेते हैं। हम डीपी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है डीपी की दी हुई है, ठीक है बच्चा। तो डीपी अपॉन, अब दूसरे ट्रायंगल में डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, देखो बच्चा, नेमिंग में भी देख लो, पहले डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग डीई है, तो डीपी अपॉन डीई, और डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग डीई है, तो हम डीपी अपॉन डीई करेंगे। और डीई इसलिए ली क्योंकि हमने डी देखो इधर फाइंड करी थी, तो इसी कारण से हमने फाइंड करी थी कि डी की रिक्वायरमेंट हमें होगी, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही डी फाइंड कर लिया था। और ये किसके इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चा, वैसे तो डीक्यू अपॉन डीएफ भी है, लेकिन हमें लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि उसको ना हमें फाइंड करना, ना हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, पीक्यू अपॉन ईएफ, और जो पीक्यू साइड है वो स्मॉलर साइड डीपीक्यू का पार्ट है, और ईएफ जो है बिगर ट्रायंगल डीईएफ का पार्ट है। तो हम लिखेंगे इधर पीक्यू अपॉन ईएफ, और रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, पीक्यू अपॉन ईएफ की, तो पीक्यू अपॉन ईएफ को हम एज इट इज लिख देते हैं अभी, लेकिन डीपी और डीई की वैल्यू हमारे पास है बच्चा। डीपी कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो डीपी की जगह 50 आ जाएगा, और डीई की जगह 120, तो 50 अपॉन 120 हो जाएगा, और इधर इज इक्वल टू का साइन तो रहेगा ही,
अब देखो बच्चा 0 0 कट गया, सो फाइनली हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 5/12। तो इस तरह से बच्चा सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, तो पहले हम चॉइस ए सॉल्व करते हैं बच्चा। इसमें हमें बोला है इफ ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 5 DE, यानी कि 2 टाइम्स ए बी करे ना वो किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स DE के। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें गिवन है। और हमें ये शो करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब यह है कि वो सेम रहेगा जो साइड का रेशियो है। कांस्टेंट मीन सेम, जो AB अपॉन DE का रेशियो होगा वही रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF होगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो एक तरह से हमें इन दोनों के पेरीमीटर के, ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर और ट्रायंगल DEF के पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है। तो जो गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ट्वाइस AB इज इक्वल टू 5 DE हमें दिया है, तो अगर इससे हम AB अपॉन DE का रेशियो लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड को DE से डिवाइड कर देंगे AB अपॉन DE का रेशियो लेने के लिए। क्यों बच्चा, देखो जब AB के नीचे DE आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो अब देखो बच्चा, ट्वाइस AB अपॉन DE एज इट इज लिख दो, और DE कट गया तो इधर क्या बचा, RHS में इज इक्वल टू 5 हो गया। अब बच्चा AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या होगा, 5, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है LHS में, तो RHS पे आने पे ये डिवाइड में आ जाएगा। तो AB अपॉन DE हमारा क्या आ गया, 5/2। ओके, ये रेशियो हो गया AB और DE का। AB अपॉन DE 5/2 हो गया। ओके, अब आगे कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC किसके सिमिलर है, ट्रायंगल DEF के। तो जो इनकी साइड्स का रेशियो है ना वो भी सेम रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। जैसे कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बच्चा, DE है। नेमिंग से भी आप देख सकते हो AB अपॉन DE, और BC के कॉरस्पॉन्डिंग EF है। देखो बच्चा BC अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो बच्चा AC ये हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग DF है, AC अपॉन DF। और क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चा कि AB अपॉन DE 5/2 है, तो इस इधर हम इज इक्वल टू 5/2 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं, यानी कि AB अपॉन DE रेशियो भी 5/2 है। BC अपॉन EF रेशियो क्या होगा, 5/2, और AC रेशियो DF 5/2। यानी कि हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर एक बार लिख ही देते हैं बच्चा, AB रेशियो DE क्या होगा, 5/2। और इसी तरह से बच्चा BC रेशियो EF भी हमारा क्या रहेगा, BC रेशियो EF 5/2, और AC रेशियो DF वो भी हमारा होगा 5/2। ओके, अब बच्चा जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो हम कैसे अजम्पशन लेते हैं। जैसे AB रेशियो DE की बात करें तो AB हमारा हो जाएगा 5x और DE हो जाएगा 2x, इसी तरह से अज्यूम करते हैं। अब बच्चा अगर AB अपॉन DE करें तो 5x अपॉन 2x होगा, और इसको कट करेंगे तो 5/2 ही तो बनेगा। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो हम इस तरह से अज्यूम करते हैं। तो एक तो हमारे ये रिजल्ट मिल गया। अब BC रेशियो EF भी 5/2 है, तो इसको हम BC को 5y ले सकते हैं। वेरिएबल थोड़ा अलग ले लेते हैं क्योंकि जो कॉमन हुआ है दोनों में फैक्टर अलग हो सकता है। 5y और EF इज इक्वल टू 2y। और इसी तरह से बच्चा AC को हम 5z और DF को हम 2z ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रेशियो दिया उस तरह से हमने अजम्पशन दे दी। अब हमें रेशियो किसका निकालना था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा बच्चा, ये हमें पता ही है कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। ये 3 साइड ट्रायंगल ABC की यही है, AB BC और AC, अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, तो DEF की साइड DE प्लस EF प्लस DF होगी। अब जो हमने यहाँ पर अजम्पशन करी है बच्चा वहां से वैल्यू लेके इसमें डाल दो। AB की जगह आ जाएगा 5x, BC की जगह 5y,
और AC की जगह 5Z। अपॉन में DE क्या है बचा 2X और EF 2Y, ओके, और DF 2Z। अब देखो बच्चा, न्यूमरेटर में 5 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड। 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बच्चा, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड कट हो जाएगा, तो रेशियो क्या आया 5/2, जो कि सेम एज रेशियो ऑफ AB अपॉन DE था। और हमें यही शो करना था ना कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन सेम रहेगा जो रेशियो उनकी साइड्स का होगा। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया था। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज कांस्टेंट, यानी कि वो सेम रहेगा। तो इस तरह से बच्चा हमने थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व कर ली है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस। इसमें बोला है इफ AM एंड DN आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF रिस्पेक्टिवली। जो AM और DN मीडियन है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का। अब AM मीडियन है ट्रायंगल ABC में, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो बच्चा वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से ज्वाइन करती है। अब जैसे AM मीडियन बोला है, तो A के अपोजिट साइड कौन सी है BC, हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और इसके मिड पॉइंट को हम M नेम देंगे क्योंकि मीडियन क्या है AM है। अब A टू M को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी ना वो मीडियन होगी, तो AM मीडियन हो गया ट्रायंगल ABC का। इससे क्या हुआ कि BM और CM हमारे इक्वल आ जाएंगे। अब इसी तरह से बच्चा ट्रायंगल DEF में DN मीडियन मेंशन है, तो D के अपोजिट कौन सी साइड है EF, इसका मिड पॉइंट हम N ले लेंगे क्योंकि DN मीडियन है। अब जो D और N को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी वो मीडियन होगी, और अगर DN मीडियन है तो EN और FN इक्वल होंगे। EN इज इक्वल टू FN हम मार्क कर सकते हैं, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट ट्रायंगल ABM, देखो बच्चा ट्रायंगल ABM कौन सा है जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल DEN के। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर शो करने हैं, तो ये कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसके लिए बच्चा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि BM इज इक्वल टू CM, क्या लेंगे BM इक्वल टू CM, और दोनों को x के इक्वल ले लेंगे क्योंकि AM मीडियन है। और इसी तरह से बच्चा क्योंकि DN मीडियन है तो EN इज इक्वल टू FN इज इक्वल टू Y लिखेंगे। BM और CM x और x हो गए दोनों, और EN और FN Y और Y हो गए। EN और FN दोनों की वैल्यू Y ईच है। और रीजन आप इधर लिख देना, क्वेश्चन में से ही कॉपी कर देना, इफ AM एंड DN आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF रिस्पेक्टिवली। ये रीजन यहाँ आ जाएगा, ये आप खुद से लिख लेना बच्चा, ओके। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से समझना। अब क्योंकि इसकी फर्स्ट चॉइस में, थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस में हमें कहा था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें गिवन था, तो इसको हम गिवन मान के चलेंगे, ओके। वैसे तो ये इधर सेकंड चॉइस में मेंशन होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तो मेंशन नहीं है तो हम इसकी फर्स्ट चॉइस से ही गिवन ले लेंगे क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ओके। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। दैट मीन AB ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DE ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है तो इनका रेशियो इक्वल होगा BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF, और इक्वल होगा AC अपॉन DF के साथ, क्योंकि ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। और इसका रीजन मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखो बच्चा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो, तो हम एस्ट्रिक मार्क करके, सेम क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर सेम लिख सकते हैं एस्ट्रिक मार्क करके, ओके। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब AB अपॉन DE को हम एज इट इज लिखेंगे, ओके, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN को। और BC को हम ब्रेक करके लिखेंगे। अब ध्यान दो बच्चा, BC का ब्रेकअप क्या है, BM और CM, BM प्लस CM किसके इक्वल होगा, BC के, तो हम इधर लिख देंगे BM प्लस CM BC की जगह। और EF का ब्रेकअप क्या होगा, EN और FN, तो EF की जगह हम EN प्लस FN ले लेंगे। और AC अपॉन DF की हमें जरूरत नहीं है तो इसको अब हम लीव कर सकते हैं अभी के लिए। अब ध्यान दो बच्चा, AB अपॉन DE को एज इट इज लिखो, और BM क्या है बच्चा, BM की वैल्यू क्या है X, और CM की भी क्या वैल्यू है X है, तो X प्लस X, और EN कितना है Y, और FN भी Y है तो Y प्लस Y। सो AB अपॉन DE
इक्वल टू 2x अपॉन 2y। अब देखो बच्चा 2 और 2 कट गया। अब AB अपॉन DE इक्वल हो गया x अपॉन y के। और बच्चा x की जगह हम BM लिख सकते हैं कि BM किसके इक्वल था, x के तो इक्वल था। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू x की जगह हम BM ले लेंगे, ओके, और y की जगह EN ले लेंगे। EN की वैल्यू क्या है, y की इक्वल ही तो है, तो हम इधर EN ले लेंगे। फिर हमने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DN के, इसलिए हमने BM और EN ले लिया, ओके। और इसके अलावा एंगल B और एंगल E भी हम इक्वल ले सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हमें गिवन है। मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट चॉइस में हमें थर्ड पार्ट की ये गिवन था। और रीजन हम देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो अब देखो बच्चा, टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन DE इक्वल टू BM अपॉन EN आ गया, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN में। और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल, जैसे कि AB और BM के बीच में एंगल B इंक्लूडेड है और DE और EN के बीच में एंगल E इंक्लूडेड है। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN बाय SAS रूल। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसकी केस स्टडी में हमें क्या बताया हम पढ़ते हैं ध्यान से बच्चा, और उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है, वो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो पहले केस स्टडी रीड करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या गिवन है। देखो बच्चा, मेटालिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर फॉर स्टोरिंग ग्रेन। मेटालिक सिलो एक टाइप के कंटेनर होते हैं, या समझ लो बड़े बड़े ड्रम होते हैं जो फार्मर यूज करते हैं ग्रेन को स्टोर करने के लिए, अपने अनाज को स्टोर करने के लिए। और आगे लिखा फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड, एक फार्मर है जिसका नाम गिरधर है, उसने डिसाइड किया है कि वो एक नया मेटालिक सिलो बनाएगा टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन, जो हार्वेस्टेड ग्रेन है अनाज को स्टोर करने के। और वो जो सिलो है वो किस शेप में होगा, ये ध्यान से समझना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को आंसर करने। देखो ध्यान से पढ़ो, इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वो किस शेप में है, सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। तो ये फिगर कैसे बनेगी वो ध्यान से समझना। पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं बच्चा, ये हो गया सिलेंडर, सिलेंडर हो गया, एंड इट इज माउंटेड बाय अ कोन। वो किससे माउंटेड है, कोन से। देखो ये कोन बना दिया ऊपर, और हमें डायमेंशंस भी दी हैं सिलेंडर और कोन की। देखो डायमेंशन ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ अ सिलो इज एज फॉलो, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना है, 1.5 मीटर। तो रेडियस ये होता है बच्चा, तो ये 1.5 मीटर दिया है, ओके। और कोन की हाइट, कोनिकल पोर्शन की हाइट, जो कोन का पोर्शन है उसकी हाइट कितनी गिवन है, 2 मीटर। 2 मीटर हाइट गिवन है कोन की। और कोन की बच्चा ध्यान रखना, दो तरह की हाइट होती है, एक ये वर्टिकल हाइट और स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ये वाली होती है, चाहे ये वाली ले लो, पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, राइट साइड में जो ये स्लांटिंग है ये वाली हाइट या ये वाली हाइट, ये स्लांट हाइट होती है। और ये वर्टिकल हाइट होती है जो हमें गिवन है 2 मीटर। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब अच्छा आगे क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सिलो इज एज फॉलो। जो सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमेंशन है, यानी कि रेडियस और हाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन की, वो क्या है। रेडियस तो देखो बच्चा सेम ही है 1.5 मीटर, सिलेंडर का भी और कोन का भी। देखो बच्चा, क्योंकि जो कोन है ना सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है, तो दोनों का बेस सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों का रेडियस भी सेम रहेगा। तो रेडियस कितना है, सिलेंडर का भी 1.5 मीटर, लेकिन इसकी हाइट अलग है, वो कितनी है, 7 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर। और सिलेंडर में एक ही हाइट होती है, ये इसमें स्लांट हाइट की होती है, ध्यान रखना। अब आगे इस केस स्टडी पे बेस्ड हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, तो हम 1 बाय 1 ईच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझना आगे बच्चा। देखो बच्चा, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ सिलो। तो सिलो है उसका कोनिकल पार्ट की स्लांट हाइट फाइंड करनी। देखो बच्चा, कोनिकल पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसमें मैंने भी बताया ये वर्टिकल हाइट होगी, तो 2 मीटर हमें गिवन है। और स्लांट हाइट कौन सी होगी, ये वाली, पॉइंटर पे ध्यान दो। जैसे अगर कोई राइट ट्रायंगल हो उसमें हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हुए इसको यहाँ पर 90 मान लेते हैं। तो स्लांट हाइट एक तरह से हाइपोटेन्यूज होती है, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ हाइपोटेन्यूज की तरह ही होता है, और वो होता है बच्चा एल स्क्वायर। एल हम स्लांट हाइट के लिए यूज करते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। स्लांट हाइट ऑफ द कोन का ये फॉर्मूला रहता है, ओके। तो अब हम स्लांट हाइट कैलकुलेट करते हैं बच्चा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, रेडियस हमारा 1.5 है, तो ये हो जाएगा 1.5 होल स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट 2 मीटर है तो 2 स्क्वायर। अब 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.25, और 2 स्क्वायर इज 4। अब 2.25 प्लस 4 इज 6.25।
तो एल स्क्वायर हमारा हो गया बच्चा 6.25। ये तो एल स्क्वायर हुआ, लेकिन तो हमें एल की वैल्यू चाहिए, यानी कि स्लांट हाइट चाहिए। अब एल स्लांट हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पावर 2 है हटा के आरएचएस वाले पोर्शन का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। हम डेसिमल पहले हटा लेते हैं अपॉन 100 करके, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस 625 अपॉन 100। अब 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, और 625 का स्क्वायर रूट अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करें, देखो बच्चा क्या आएगा। पहले ये 5 से जा रहा है तो 125, फिर 5 से जा रहा है तो 25, फिर दोबारा 5 से जा रहा है बच्चे, तो यहाँ 5 और यहाँ फाइनली यहाँ भी 5, 5 को 5 से करेंगे 1। अब देखो बच्चा, एक 5 का पेयर बन रहा है इधर, और एक और 5 का पेयर बन रहा है, तो दो 5 के पेयर बन रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो फाइनली स्लांट हाइट हमारी क्या होगी, 2.5 मीटर। 25/10 है ना, और डेसिमल में ये 2.5 मीटर हो जाए। स्लांट हाइट हमने फाइंड कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हमें बोला फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। जो हमें सिलो दिया है बच्चा, सिलो जो है उसका कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। एल स्लांट हाइट होती है, मैं अभी आपको बता ही चुका बच्चा। पाई इसमें बच्चा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम 22/7 ही कंसीडर करेंगे। और रेडियस क्या है बच्चा कॉनिकल पार्ट का, तो 1.5 मीटर रेडियस है कॉनिकल पार्ट का। सो 1.5 मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी है बच्चा 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। अब डेसिमल हटा लेंगे रेडियस से और स्लांट हाइट से। कैसे, डेसिमल हटा के नीचे यहाँ 15/10 हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल एक प्लेस है। ऐसे ही 2.5 में से अगर डेसिमल हटाते हैं बच्चा, तो ये 25/10 हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल एक प्लेस है तो इधर 10 आ गया। ओके, अब हम कट करते हैं, जैसे 15 और 10 को, 15 को 5 से कट करते हैं तो बच्चा हमें 3 मिलता है, और 10 को 5 से कट करते हैं तो 2, और 25 को 5 से करेंगे तो 5, और 10 को 5 से करेंगे तो 2 आएगा। ओके, अब देखो बच्चा, ये 2 और 11 भी कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 3 66, और 66 मल्टीप्लाई 5 165, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 2 14, तो 165/14। और अगर 165 को 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 11.78। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या हुआ, 11.78 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से बच्चा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 38 का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चा हम थर्ड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, तो हम पहले चॉइस ए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सिलो एट द रेट ऑफ 2000 पर स्क्वायर मीटर। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। मेटल शीट की कॉस्ट निकालनी है जो हम यूज करेंगे इस सिलो का सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस बनाने के, ठीक है ना। कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस। जब हम सरफेस की बात करते हैं तो बच्चा हम एरिया लेते हैं, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें जो शीट यूज करनी है ना, कहाँ यूज करनी है, कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट में, क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चा, 2πRh। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की जगह 22/7 आएगा, और रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 1.5 है, तो हम इसको 15/10 लिख सकते हैं डेसिमल हटा के, आफ्टर डेसिमल एक प्लेस है तो नीचे 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है बच्चा 7 मीटर, तो इधर 7 आ जाएगा। देखो बच्चा, सबसे पहले 7 और 7 कट कर दो, और 15 और 10 दोनों 5 से जाते हैं। 15 को 5 से करेंगे तो 3 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फाइनली ये 2 और 2 भी कट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास न्यूमिनेटर में ही नंबर बचे हैं 22 और 3। सो 22 मल्टीप्लाई 3 इज 66, और डिनोमिनेटर में तो यहाँ 1 आ गया, तो 1 हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, इधर 66 ही रहेगा। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा 66 स्क्वायर मीटर हो गया। अब हमने कॉस्ट ऑफ मेटल शीट फाइंड करनी है, और पर स्क्वायर मीटर की 2000 है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है बच्चा 2000, तो 66 स्क्वायर मीटर की कितनी होगी, जो 1 स्क्वायर मीटर की है उसको हम 66 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 2000। ओके, और अब मल्टीप्लाई कराते हैं तो बच्चा पहले तो 3 जीरो लग जाएंगे 2000 के, और 66 मल्टीप्लाई 2 इज 132। सो बच्चा 1,32,000 रुपीज कॉस्ट होगी मेटल शीट की, जो सिलेंड्रिकल पार्ट के कर्व सरफेस को बनाने में यूज होगी। ओके, तो इस तरह से बच्चा हमने थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की बी चॉइस सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोर ग्रेन, कि 1 सिलो की कितनी कैपेसिटी होगी ग्रेन को स्टोर करने की। ग्रेन कहाँ स्टोर होगा बच्चा, अंदर स्टोर होगा, यानी कि ये सिलो के अंदर स्पेस ऑक्युपाई करेगा। स्पेस ऑक्युपाई का मतलब वॉल्यूम, तो इस केस में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे
इस सिलो की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलो क्या होगी, ध्यान से समझना बच्चा। इधर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलो की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसमें बच्चा देखो एक कोनिकल पार्ट है टॉप पे और नीचे बॉटम पे सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो दोनों की टोटल वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मुला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट दोनों की अलग है, तो इसलिए हम एक की हाइट को कैपिटल एच और एक की हाइट को स्मॉल एच ले लेते हैं। कोन की हाइट को हमने कैपिटल एच ले लिया, ओके। और अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सेम है तो इसलिए आर हमने दोनों का सेम रखा, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की हम स्मॉल एच ले लेते हैं। अब देखो बच्चा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है ना, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, इससे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है बच्चा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, जब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, पाई की जगह 22/7 आएगा और रेडियस यानी कितना दिया हमें 1.5, दोनों का सेम है, कोनिकल पार्ट का और सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो 1.5 स्क्वायर है तो इसलिए इसको 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1/3 इंटू कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है बच्चा, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट विच इज 2, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्मॉल एच यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है 7, तो इधर +7 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, देखो 22/7 एज इट इज रहेगा और 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं, तो दूसरे 1.5 को भी हम 15/10 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 2/3 प्लस 7, ओके। अब बच्चा इसे आगे सॉल्व करें तो 22/7 एज इट इज रहेगा। अब 15/10 मल्टीप्लाई 15/10 टेकिंग एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, तो इधर 3 और 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, प्लस 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 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो हम 7 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो यहाँ 21 आ जाएगा बच्चा, 2 + 21। अब इसको आगे सॉल्व करें तो बच्चा देखो कैसे होगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 15/10 मल्टीप्लाई बाय 15/10 मल्टीप्लाई बाय 23/3। अब हम कट करते हैं, जैसे 15 और 10 दोनों 5 से जाते हैं, इधर 3 इधर 2, इधर भी 3 इधर 2, और ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा बच्चा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये 2 को 2 से करेंगे 1 और 22 को 2 से करेंगे 11 आएगा। अब आगे कुछ और कैंसिल नहीं हो पा रहा बच्चा हमारा। अब देखो बच्चा नेक्स्ट क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 और 33 मल्टीप्लाई बाय 23, ये होगा 759 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा बच्चा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14, और 759 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 54.21। तो कैपेसिटी ऑफ सिलो क्या हुई 54.21 क्यूबिक